यस, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने बताया कि मतलब जो भी आपके यहाँ पे ये सन है ना, तो इस सन जो भी फोटोन्स आपके रिलीज होंगे है ना, उन फोटोन्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इन फोटोन्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, अपन ने लिखा था h इंटू म्यू, या फिर बच्चों इसे आप ले सकते हो h इंटू एफ, ठीक है, इस तरीके से दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये जो आपकी है वो फ्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसको अपन एनर्जी बोल रहे हैं, अपन ने पढ़ा था ना E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, ये जो आपकी एनर्जी है वो एक फोटोन की एनर्जी है। तो जो फोटोन स्ट्राइक करेंगे आपके, उनकी एनर्जी अधिक होनी चाहिए, ठीक है, किससे अधिक होनी चाहिए, तो बर्ग फंक्शन, बर्ग फंक्शन ऑफ मेटल। बर्ग फंक्शन को अपन इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये आपका बर्ग फंक्शन है। और जो बर्ग फंक्शन रहेगा बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जिस मेटल पे स्ट्राइक करेंगे फोटॉन्स, ठीक है, उसकी एनर्जी को रिलेट करता है। मतलब बेसिक पॉइंट ये है कि मेटल का जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू आपकी कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किससे, जो फोटोन आपके स्ट्राइक करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, प्लीज इसको ध्यान रखना। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी देखने को मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब फोटो का मतलब फोटोन, ठीक है, जो आपके सनलाइट से आपको देखने को मिलेंगे। तो फोटोन की जो एनर्जी है वो आपकी अधिक होनी चाहिए वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से, देन वो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को फिर इजेक्ट करेगा, देन उसके बाद वहां से आपका करंट क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा, देन करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो इसी एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट कंडीशन इज इंपॉर्टेंट है ना, ये कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। सभी को समझ में? यस, यहीं पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर मेटल ब्लॉक, सपोज आपकी ये मेटल ब्लॉक थी, इस मेटल ब्लॉक से जो भी आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, जब फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो फोटोन के स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके आपके यहाँ से रिलीज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके रिलीज होंगे उनके नंबर्स किस पे डिपेंड करेंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, ठीक है, जो इमिशन होगा पर सेकेंड, मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, इमिटेड पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। तो जो भी आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से इमिट होंगे वो डिपेंड किस पे करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जो भी रेडिएशन आपकी फोटोन्स आपके स्ट्राइक कर रहे थे उनकी जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी पे आपका होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जो आपकी एनर्जी है वो आपकी अधिक और इक्वल होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ध्यान रखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे उस मेटल सरफेस से वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ जो आपके फोटॉन्स हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड करेंगे। क्लियर हो गया दोनों कंडीशन? अब मैं करता हूं बात थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन में है कि द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं उस मेटल सरफेस से, है ना, इस मेटल सरफेस से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो एनर्जी की अगर बात करेंगे तो एनर्जी आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स हैं, जो फोटोन स्ट्राइक कर रहे थे, उनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, मैं आपको रिपीट करूं फिर से समझना। पहली कंडीशन समझ में आई थी ना कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है एच न्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पे, ठीक है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। लेकिन जो मैक्सिमम एनर्जी के बारे में बात करी जाएगी तो मैक्सिमम एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को वो डिपेंड इंटेंसिटी पे नहीं करती है। इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है, सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट, नंबर्स डिपेंड करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, वो डिपेंड इंटेंसिटी पे करेगा। लेकिन जो मैक्सिमम एनर्जी है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ये दोनों बातें समझ में आ रही है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके फोटोन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, आपके टकरा रहे हैं उस मेटल सरफेस से, उनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन नहीं होगी। तो फिर किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर।
तो जो मैक्सिमम एनर्जी होगी आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ये किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, जो भी आपकी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? बड़े इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, हम इनको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यस, तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो हम बच्चों बात करते हैं पहले क्वांटम एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो क्वांटम एनर्जी क्या होगा? क्वांटम एनर्जी का मतलब आपका वर्क, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू होगा एच इंटू म्यू, ये तो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। फोटोन की एनर्जी है, फोटोन बच्चों क्वांटम थ्योरी को डिफाइन कर रहे हैं, क्वांटा को, तो डेफिनेटली अपन क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू इज इक्वल टू एच म्यू, है ना, ये आपकी एनर्जी है। बट ये एनर्जी किसकी है? फोटोन की। मैं लिख देता हूँ, ये एनर्जी किसकी है? फोटोन की। मेटल का जो वर्क फंक्शन होगा, तो मैं वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करूं, तो वर्क फंक्शन मेटल का बच्चों अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इक्वल टू कितना होता है? एच इंटू म्यू नॉट, एच इंटू म्यू नॉट, ठीक है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपकी, देखो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, बट लिखने का तरीका अलग अलग है। उसको अपन डायरेक्ट एनर्जी बोलते हैं, है ना, ये फोटॉन्स की एनर्जी को। और जो वर्क, जो आपका मेटल का एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलने वाले हैं, उसको अपन डिफाइन करते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन आपका होता है एच इंटू म्यू नॉट। नेक्स्ट अपन बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा W माइनस फाइव, ठीक है। W अपन बात कर रहे हैं जो क्वांटम एनर्जी है, जो फोटोन के पास एनर्जी होगी, माइनस करेंगे अपन वर्क फंक्शन। इसका बेसिक मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा, अब आपको समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज एक ही मेटल का सरफेस था, इस मेटल के सरफेस पे आप प्लीज ध्यान देना, इस मेटल के सरफेस पे जो फोटोन आ रहे थे, ठीक है, फोटोन की एनर्जी थी सपोज 8 यूनिट। एक्सप्लेन करता हूँ कितनी एनर्जी थी? 8 यूनिट। अब उस 8 यूनिट में से मान के चलो कि 6 यूनिट जो एनर्जी है, 6 यूनिट एनर्जी आपकी यूज हो गई है, इसमें मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए 8 यूनिट में से 6 यूनिट एनर्जी तो आपकी कंज्यूम हो चुकी है, यूज हो चुकी है, यूटिलाइज हो चुकी है। अब कितनी बची है? 2 यूनिट ना। तो 8 माइनस 6 करेंगे तो कितनी बचेगी? 2 यूनिट। तो जो 2 यूनिट जो एनर्जी बची हुई है, वही तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करेगा इस इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, उनकी एनर्जी कितनी होगी? उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो डिपेंड करेगा आपकी 2 यूनिट। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ? टोटल 8 यूनिट एनर्जी थी। आपको पता है कि जो फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी एनर्जी अधिक होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने सपोज माना कि 8 यूनिट, उस एनर्जी है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हो गई। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो ये जो आपकी है, जो फोटोन की एनर्जी होगी एच न्यू, वो आपकी 8 है। 8 माइनस 6 कर देंगे तो आपको मिलेगा 2। तो 2 यूनिट एनर्जी जो होगी वो एज ए काइनेटिक एनर्जी की फेज में आपको मिलेगी। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? नाउ इट इज क्लियर। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये हो जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। इसमें से अपन एच एफ को डिफाइन कर सकते हैं एच म्यू। तो एच म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाफ एम इंटू बी स्क्वायर और प्लस में आपका एच म्यू नॉट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी किसकी है? फोटोन की। तो जो फोटोन की एनर्जी होगी, है ना, उसको अगर डिफाइन करना है तो आप काइनेटिक एनर्जी प्लस बाकी वर्क फंक्शन होगा, है ना, उस मेटल का। ये एच म्यू क्या है? दिस इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। आप इन दोनों ऐड करोगे तो फोटोन की काइनेटिक, तो फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी वो आप डिफाइन। रिलेशन समझ में आया ना? बिल्कुल इजी है। एनी कंफ्यूजन? यस, इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, गौरी, कल्पेश, यस, गांधार, भाग्यश्री, अथर्व, रुचा, यस, ये तनिष्क, यस, डन। एक एग्जांपल ना, एग्जाम्पल और लेता हूँ, प्लीज इसे समझना। अरे मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, नोट्स में शेयर कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी सिर्फ समझो, आप समझने पे ध्यान दो, है ना, बाकी अब चीजों को ध्यान मत दो, सिर्फ समझने पे ध्यान दो।
लिखना कितना है, कितना लिखना वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप फटाफट से लिख लेना या प्रिंट प्रिंट निकला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम उसकी बाद में फिलअप चीजों को समझो ना, समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा था कि जो एनर्जी है, एनर्जी किसकी है बच्चों, फोटोन की। तो फोटोन की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली आपकी अधिक होनी चाहिए या फिर इक्वल किससे होना चाहिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक्सपेरिमेंट से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप ध्यान दो, मैंने एक तरफ ई लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे अपन ने ये वर्क फंक्शन लिख दिया, और बाकी कितनी एनर्जी आपकी बेस्ट हो रही है तो अपन लिख देते हैं कोलिजन बेस्ट, ठीक है, कि कोलिजन जब हुआ है तो एनर्जी बेस्ट कितनी हुई है, ठीक है, खर्च कितनी हुई है, और काइनेटिक एनर्जी आपकी इधर एक टेबल से हम लोग समझते हैं, ठीक है, आपको और बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। अच्छा, मैंने बोला कि सपोज एनर्जी थी आपकी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जो हमारा मेटल है उसका जो वर्क फंक्शन है, ये फोटोन की एनर्जी है, ये फाई आपका वर्क फंक्शन है, ये आपका वर्क फंक्शन है। तो मेटल के वर्क फंक्शन को एनर्जी कितनी चाहिए थी, उसको चाहिए थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो वर्क फंक्शन है उसके ऊपर ने वैल्यू कितनी ली है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे भी आपका ये जो वर्क फंक्शन है वो छोटा होना चाहिए, किससे, फोटोन की एनर्जी से, बिल्कुल सही है। फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एनर्जी ना, एनर्जी का कोई वेस्टेज नहीं हुआ है, एनर्जी का वेस्टेज जीरो। अगर एनर्जी का वेस्टेज जीरो हुआ है तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यस, तो 8 में से 2 यूनिट तो यूज हो गई, कितना बचा, 8 - 2, 8 - 2, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको मिल जाएगी। मैं करूँ, वहां पे जब कोलिजन हुआ ना, जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर से आ रहे थे, जो फोटोन्स बाहर से आ रहे थे, जो फोटोन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स थे मेटल, उनके बीच में कोलिजन हुआ, तो मैं कह रहा हूँ कोलिजन में एनर्जी बेस्ट नहीं हुई, वो आपकी जीरो बेस्ट हुई, वेस्टेज हुआ ही नहीं है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी आपको, 6। ये समझ में आया ना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। मैं सेकेंड बात करूं, मैंने लिखा फिर से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड केस में। अब मैं कह रहा हूं कि जो वर्क फंक्शन है, ये न्यूमेरिकल से मिलता है इस तरीके से, जो वर्क फंक्शन है वो आपका है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेटल के सेट में फिर से उसको कितना चाहिए, मैं कह रहा हूं, मैंने सपोज मान के चलो, बिल्कुल हाँ, पहला केस इलास्टिक कोलाइजन, बिल्कुल आप बोल सकते हो, लेकिन सेकंड केस ओपन कैसे लिख रहे हैं। सेकंड मैंने कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आया, एनर्जी आपने दी, फोटोन फोटोन के पास एनर्जी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल के सरफेस को चाहिए थी, तो मैं करूँ बेस्टेज हुआ है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ना बेस्टेज हो गया है। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से बताओ मुझे। यस, तो जो एनर्जी वेस्टेज हुई है प्लस वर्क फंक्शन दोनों को ऐड करो, 2 + 3 कितना 5। अब 8 में से 5 को माइनस करो तो कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी काइनेटिक एनर्जी के फेज। ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी है। यस बिल्कुल सही, करेक्ट 3। मैं आपसे और केस लेता हूँ, मैंने लिया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर से अपने डिफाइन किया है कि भाई जो वर्क फंक्शन है वो 2 है, एनर्जी का वेस्टेज हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ, एनर्जी का वेस्टेज हो गया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। हाँ सभी लोग आंसर करो, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो 6 + 2, 2 नहीं होगी, 2 क्यों होगी, जीरो होगी। यस इट इज जीरो। जीरो देखो कैसे हुई है, कि आपका वर्क फंक्शन तो 2 था, मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको ना, सुन मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, आपको सपोज 2 समोसे खाने थे, ठीक है, मैं 8 समोसे मार्केट से लेके आया, 8 में से 2 समोसे तो आपने खा लिए, ठीक है, बाकी 6 समोसे ना नीचे गिर गए, जमीन पे गिर गए, कुछ तो खराब हो गए, समझ में आया। तो अब मुझे बताओ आपके पास एग्जैक्टली कितनी एनर्जी बचेगी, मतलब कितने समोसे बचेंगे। तो 2 तो खा लिया आपने, 6 आपके खराब हो चुके हैं, तो 6 + 2 मिला के 8, और 8 पहले से थे, तो ऑब्वियसली जीरो इज द आंसर होगा ना। आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ गया होगा। एक केस और लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी थी पहले एनर्जी, ठीक है, फोटोन की, वर्क फंक्शन लिया अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो है सिविल एनर्जी के वेस्टेज कितना 7, तो बताओ मुझे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। 8 थी आपके पास, फोटोन के पास 8 थी, 2 उसने यूज कर ली और 7 आपका वेस्टेज हो गया। तो क्या ये कोई केस बन सकता है, ये केस कैसा है, ये केस बन ही नहीं सकता है भाई, एनर्जी तो टोटल आपकी 8 थी ना, नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही बात, करेक्ट है। बिकॉज सिंपल सा पॉइंट यही है कि आपने आपने खा लिए, 7 वेस्टेज हो गए, मतलब स्टेटमेंट ही गलत है ना।
7+2 मिला के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बट हमारे पास तो 8 थे ना समोसे, तो 1 कहाँ से आया, समझ में आया ना। तो स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होगी ही नहीं, मतलब जो फोटॉन्स होंगे वो एग्जैक्ट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। समझ आ गया, बिल्कुल जी। एनी कंफ्यूजन? डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, थ्रेशोल्ड को। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है थ्रेशोल्ड, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर भी पढ़ा था, केमिकल काइनेटिक्स में, वहां भी थ्रेशोल्ड वर्ड एक आया था, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वर्ड जब भी आएगा, थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नहीं होती है, क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और किसकी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी? ये है आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की। जो फोटोन्स है ना, जो फोटोन्स है उनके पास मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैं एक और इसको स्टेट करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब फोटॉन्स व्हिच में कोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब आपके जो भी फोटॉन्स हैं उन फोटॉन्स के पास मिनिमम आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कर सकें, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, आपका वहां पे करंट का प्रोडक्शन होना, फिर इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना किसी मेटल सरफेस से। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी उन फोटोन्स की जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रॉपरली डिफाइन कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, उसी को अपन क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? अब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी अपन ने एफ ले ली, या फोटोन की फ्रीक्वेंसी को अपन ने ना म्यू ले लिया। फोटोन की फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो इट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू म्यू नॉट। और म्यू नॉट क्या है, आपकी वर्क फंक्शन है। म्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल मतलब मैं बोल सकता हूँ इट इज ए इनिशियल, इट इज ए इनिशियल फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये आपके मेटल के ब्लॉक की है, जो अपन मेटल यूज करेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि साई इज इक्वल टू आपका आया था एच इंटू म्यू नॉट। एच क्या है, आपका फ्लक्स कांस्टेंट। बाकी आपका, मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट और डिफाइन कर देता हूँ कि वो आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू अपन डिफाइन कर सकते हैं कि भाई के मैम कितना होगा, तो ये हो जाएगा E-5, ठीक है। E-5 अपन डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, E-5, अपन वही कर रहे हैं ना, E-5। ई आपकी क्या है, ई है आपका एच म्यू, और फाइव है आपका एच म्यू नॉट, ठीक है। अपन भी एक अभी एक टेबल बनाई थी ना, वहां पे डिफाइन किया था ये स्टेटमेंट। तो के मैक्स अपन लिख सकते हैं यहाँ से कि के मैक्स इज इक्वल टू एच इंटू म्यू माइनस एच म्यू नॉट। अब यहीं से अपन बनाएंगे इसका ग्राफ, ठीक है। ये वो ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। तो देखो, हमने इस तरीके से ले लिया, हमने बाई एक्सिस पे ले लिया के मैक्सिमम, ठीक है। के मैक्स बाई एक्सिस पे लिया अपन ने, और एक्स एक्सिस पे अपन ले लिया सिर्फ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे अपन ने फ्रीक्वेंसी ले लिया है। तो बताओ जरा, अगर मैं कंपेयर करूं बाई इक्वल टू एम प्लस सी के साथ, तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा बताओ। बाई एक्सिस पे अपन ने के लिया है, मतलब ये बाई इज इक्वल टू, इसको अपन ले लेते हैं एम एक्स, दिस इज एम एक्स, और प्लस आपका सी, ठीक है। तो एक्स एक्स पे फ्रीक्वेंसी है, वो ये कनेक्ट हो गई। तो स्लोप क्या होगा आपका एच, एच इज द स्लोप, है ना। फ्लक्स कांस्टेंट आपका स्लोप को रिप्रेजेंट, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। बट इंटरसेप्ट कैसा है, ध्यान दो, सी इज इक्वल टू माइनस में एच म्यू नॉट है, तो इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है। जब इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा तो ग्राफ किधर से जाएगा, बताओ आप लोग। ग्राफ कहाँ से जाना चाहिए, ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। जो नेगेटिव बाई है ना, प्लस बाई नहीं, नेगेटिव बाई को ही कट करेगा। ऊपर आपका जो बाई है वो पॉजिटिव है, नीचे बाई आपका नेगेटिव है, तो जाएगा तो इधर से ही ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ आपका जाएगा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ग्राफ आपका स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग में ही जा रहा है। बट नीचे कहाँ कट करेगा, तो एक्स जो आपका बाई एक्सिस है उसको पॉजिटिव में कट नहीं करेगा, उसको निगेटिव में कट करेगा। और बाकी इसका जो इंटरसेप्ट यहाँ पे जो आ रहा है, वो इंटरसेप्ट आपको हो जाएगा एच इंटू म्यू नॉट। इंटरसेप्ट आपको हो जाएगा एच इंटू म्यू नॉट, ये आपका होगा इंटरसेप्ट जो अपन ने डिफाइन किया है। अभी समझ में आ रहा है। और बाकी स्लोप यहाँ पे कितना होगा, स्लोप मतलब ये वाला थीटा,
तो स्लोप आपका हो जाएगा m इक्वल टू h, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ग्राफ समझ में आया सभी को? सिंपल सी इक्वेशन है, उसको आपको यहाँ पे एक बार रिलेट करना है y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा। ग्राफ सभी क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ग्राफ और लेते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी और रेडिएशन से ग्राफ। तो हमने अभी पढ़ा कि मैक्स जो आया था, काइनेटिक एनर्जी जो आपकी आई थी मैक्सिमम, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, तो E माइनस फाइव, ये डिफाइन होता, और ये जो फाइव है वो मेटल के सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यस। तो फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ से कि मैक्स इक्वल टू H इंटू यू माइनस फाइव, ठीक है। फिर अपन लिख लेते हैं यहाँ से कि मैक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एस सी डिवाइड बाई लैम्डा, एस सी डिवाइड बाई लैम्डा, और माइनस में आपका हो जाएगा फाइव। अपन ने म्यू की जगह सी बाई लैम्डा पुट कर दिया है ना, और कुछ चेंज नहीं किया है। अब अपन बनाएंगे इसका ग्राफ, देखते हैं किस ढंग से ग्राफ आपका आ जाएगा। तो इधर अपन ने ले लिया है काइनेटिक एनर्जी फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की, ये काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली आप इलेक्ट्रॉन्स की है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। और इधर अपन लिया है इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो फोटॉन्स की इंटेंसिटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी है एग्जैक्टली वो आपकी क्या काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करती है, बताओ आप मुझे। मैंने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, तो वो क्या होगा, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इंडिपेंडेंट रहेगी। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। मैं अगर स्टेटमेंट आपको बताऊं तो ध्यान दो, ध्यान सुनना। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो लाइट है जो आपके इंसिडेंट हो रही है, अगर मैं उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूँ तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे। आप मेरी बात को समझो, जब मैं किसी भी फोटोन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर मैं उनकी इंटेंसिटी को, ठीक है, इंटेंसिटी को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, तो इंटेंसिटी के इंक्रीज करने के साथ यहाँ से जो नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे, जो मैंने आपको पहले भी स्टेटमेंट दिया था, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन्स, जो भी आपके फोटोन्स की एनर्जी होगी वो कैसी होगी, आप बताओ मुझे। वो तो कांस्टेंट होगी, वो तो सेम होगी अभी भी, मतलब जो भी आपके फोटोन्स हैं उन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या, नहीं। तो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो अभी भी क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी रहेगी आपकी कांस्टेंट या अनअफेक्टेड विद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगर आप रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स में चेंज आएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज एनर्जी कैसी होती है आपकी, सेम रहती है। समझ में आ गया? बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसलिए आपको मैंने एक्सप्लेन किया। एनी कंफ्यूजन? यस, नो। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ से ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज इंटेंस जो करंट है इन सर्किट इवन व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाइड, ठीक है। इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बट ये जो ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ डेफिनेटली आपकी जो एडवांस है, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में ग्राफ आपको नहीं पूछेगा, ना ही सैचुरेशन करंट के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप देखो, सैचुरेशन करंट का मतलब बेसिक क्या है कि जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे बच्चों, है ना, तो जब इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फिर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आपके वहां से इमिट होंगे, ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, मैक्सिमम। जब नंबर इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके वहां से मैक्सिमम इमिट होंगे इंटेंसिटी के बढ़ाने के साथ, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली जो करंट होगा, जो करंट होगा वो भी क्या होगा, आपका मैक्सिमम। तो सैचुरेशन का बेसिक मतलब क्या है, सैचुरेशन करंट का बेसिक मतलब क्या है कि जब करंट आपके, जब जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो एक फिक्स लिमिट होती है कि आप उसके ऊपर नहीं जा सकते हो हर किसी भी मेटल के लिए। तो हर एक मेटल का आपका ना जो वर्क फंक्शन है, उस वर्क फंक्शन के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं उसको जो, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं,
जब कोई भी मेटल सरफेस जब इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा तो उसकी भी अपनी क्या होती है, एनर्जी है, उसकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सैचुरेशन का मतलब क्या है कि दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट जो भी मेटल, भाई मेटल तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा, और मेटल जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा तो वहां से करंट आपका प्रोड्यूस होगा। मेटल ने तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए ना, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ तो करंट उसका क्या होगा, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो करंट एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा। मतलब किसी भी मेटल के लिए एक रिस्पेक्टिव सैचुरेशन करंट डिफाइन होता है, वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऊपर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू है, उसके ऊपर अपन नहीं जा सकते हैं, ठीक, ये बेसिक बात है। तो फिर इसमें ग्राफ कैसे बनता है, तो ये आपका देखो ये नेगेटिव में डिफाइन किया गया है, ये आपका यहाँ से 0 है, इधर ये -1 है, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो बाकी इसने एक्स एक्सिस पे करंट लिया है और इधर आपका यहाँ पे लिया है उसने पोटेंशियल। ये पोटेंशियल देखो इधर आपका इंक्रीज कर रहा है। अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है इस एक्स एक्सिस के अंदर, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 एंड 5, ठीक है। तो जिस भी तरीके से हमने यहाँ पे पोटेंशियल को जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो जो करंट की वैल्यू है वो कंटिन्यूस आपकी इंक्रीज करेगी। मतलब ये कुछ इस तरीके से I3 आपका मैक्सिमम है, I2 इससे कम होगा और I1 तो आपका सबसे कम होगा। मतलब I3 मैक्सिमम होगा, देन I2 होगा, देन आपका I1 होगा, ठीक है, ये है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ आपका बिल्कुल ये बिल्कुल एज इट इज जो ग्राफ मैंने बनाया है ना, ये एज इट इज ग्राफ आपको बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ आपको पहचानना है, ग्राफ को टिक करना होता है, इसको बिल्कुल न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं बट ग्राफ आपका आ सकता है, तो ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टॉपिंग इसका कोई डेरिवेशन भी नहीं है एक्स्ट्रा, तो डेरिवेशन पे अपन बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे ग्राफ आपका कैसे बनता है। ये ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, इसलिए अपन बोल रहे हैं थोड़ा सा एडवांस सेक्शन का पार्ट, सिर्फ ग्राफ को आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी मिल सकता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या बनेगा और करंट के साथ। तो देखो फिर यहाँ पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ली गई है और इधर आपका यहाँ पे करंट डिफाइन किया गया है। तो इसका ग्राफ देखो, जस्ट ये ग्राफ और ये ग्राफ आप जरा ऑब्जर्व करो, एक दूसरे का अपोजिट ग्राफ है ना, एक दूसरे का अपोजिट है ग्राफ। तो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट मीट कर रहे थे I1 I2 I3 के। यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो फिर ये देखो आप B1 B2 और B3, ठीक है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, आपके इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ये इस पॉइंट पे आप जरा रिलेट करो, इन दोनों का बिल्कुल रिवर्स रहता है रिलेशन, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा B1, ठीक है, ये आपका B1, ये आपका V2, ये आपका यहाँ से B3, ठीक है। और बेसिक जो अपन बात कर रहे हैं, बात समझो, यहाँ से अपन ने ये वाला पॉइंट क्या लिया है, बिकॉज हम फ्रीक्वेंसी को लेके बात कर रहे हैं। ये आपका टर्म क्या है, पोटेंशियल है, ये टर्म आपका पोटेंशियल है, और ये टर्म क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, दोनों अलग अलग टर्म है। ये क्या है आपके पोटेंशियल के साथ करंट का ग्राफ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का ग्राफ है, ठीक है। तो इस केस में भी ग्राफ आपको एज इट इज ऐसे ही ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ये भी ग्राफ, ये दोनों जो ग्राफ है वो आपके एनसीईआरटी में डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसलिए जेईई मेंस में तो आने की कोई चांस नहीं है इसके, नहीं कभी आए हैं, आपके एडवांस में आ सकते हैं। तो ग्राफ आप बिल्कुल डायरेक्ट इसे ध्यान रख सकते हो, तो इसके डेरिवेशन भी कुछ प्रॉपर डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपका यहाँ से ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये देखो μ3 यहाँ पे जितना आपका निगेटिव में जाएगा वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज अपन इसे लिखते हैं मॉड के साथ, ठीक है, इसको अपन मॉड के साथ लिखते हैं, तो आपके सारे के सारे आंसर यहाँ पे प्लस में डिफाइन होते हैं, ठीक है। इस केस की बात करेंगे तो I3 मैक्सिमम होगा, I2 देन आपका I1। तो दोनों ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंजेस बट वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट रिमेन्स, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो तो आपकी चेंज होगी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल्स है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर आप चेंज करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपकी चेंज होती है, ये इस पर डिपेंड करेगा। बट आपका जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट आपका चेंज नहीं होता है, इसलिए आपका जो थीटा जब निकालते हैं ना वो तीनों तीनों केस में सेम आते हैं। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम प्लेट, ठीक है, इंस्टेंटली व्हेन फोटॉन्स कोलाइड विद मेटल सरफेस। ऐसे नहीं कोई बहुत ज्यादा टाइम लैग कर रहा है, ठीक है, जैसे वो आप स्ट्राइक करेंगे वैसे वहां से ही आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बल्क फंक्शन। तो बल्क फंक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है। इसके पहले वाला सेक्शन अभी अपने डिस्प्ले ग्राफ किया है वो आपके एडवांस का है, मैंने आपको एक्सप्लेन पहले किया है।
नेक्स्ट आपकी ये क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन आपके मेटल को डिफाइन करते हैं, ये भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल प्लेट। मेटल प्लेट से जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसी मिनिमम एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। नेक्स्ट है आइंस्टीन प्रपोज, आइंस्टीन ने 1905 में कुछ प्रपोज किया है, देखते हैं एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ लाइट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन concentrated in form of bundles or packets of energy called photons. Energy of each photon is fixed and given by E is equal to hc divided by lambda. तो आइंस्टीन का जो प्रपोजल है वो भी आपका बिल्कुल फ्लैंक्स की कांस्टेंट से मैच करता है, जो फ्लैंक्स की थ्योरी थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन कैन नॉट बी गिवन पार्शली टू एन इलेक्ट्रॉन, आइदर फोटोन विल गिव अप ऑल द एनर्जी और नन, क्योंकि बिकॉज जो फोटॉन्स हैं वही एनर्जी आपकी सप्लाई करते हैं किसको, फोटो इलेक्ट्रॉन, जो आपके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो मेटल का वर्क फंक्शन है, समझ में आ रहा है। तो मेटल का जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू सपोज 2 थी, तो 2 एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, उससे अधिक एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से आपके वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और तेजी से आपके रिलीज होंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल वेरी फ्रॉम 0 टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर लॉसेस नहीं होगा तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है hν माइनस फाइव, इसको अपन ने अभी डिफाइन भी किया था, ठीक है। ऐसे ग्राफ भी अपन ने बनाया था जो एनसीईआरटी में गिवन है। फोटॉन्स विल हैव 0 रेस्ट मास, ये इंपॉर्टेंट है। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, रेस्ट मास इज 0, ये ध्यान रखना है। एंड विल ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से आपका ट्रेवल करेगा, बाकी इसका जो वेव नेचर है वही प्रॉपर्ली आपका डिफाइन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटम यील्ड, ये भी एडवांस का ही कॉन्सेप्ट है, ये एडवांस के अंदर आपका आता है क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड को देख लेते हैं। तो परसेंटेज क्वांटम यील्ड क्या है, परसेंटेज सिर्फ फॉर्मूले हैं आपके, परसेंटेज निकालना है तो फिर 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये होता क्या है, तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्टिव, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्टिव हैं, डिवाइड बाई नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं और कितने फोटॉन्स आपके इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है, उनका रेशियो मल्टीपल बाई 100, उसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, अपन अभी डिफाइन किया था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम से समझ लो आप, स्टॉपिंग, स्टॉपिंग मतलब समथिंग स्टॉप, है ना, किसी को कुछ स्टॉप कर रहा है। अब वो है क्या, पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफाइन होगा। तो ये मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्या करता है, इसकी रेट आपकी रहेगी टू स्टॉप फास्टेस्ट मूविंग, जो आपका मैक्सिमम स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उसको रोकना, उसको स्टॉप करना, तभी करंट आपका प्रोड्यूस होगा, ये बात आपको सब, तभी आपका सैचुरेशन करंट डिफाइन होगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग मतलब एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर देता है, इसी को बोलते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या थी हमने पढ़ा था, तो Q इंटू क्यू ई इंटू बी एस, बी एस क्या है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, बाकी Q क्या है वो आपकी एनर्जी ऑफ जो आपका चार्ज जो हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके डिफाइन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सिंपल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक, इसको अपन म्यू करके रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, म्यू थ्रेशोल्ड। तो दिस इज ऑल्सो थ्रेशोल्ड वर्ड जब भी आएगा आपको मिनिमम यूज करना है, ठीक है, मिनिमम। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके क्या है, तो दिस इज ऑल्सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे आपका टर्म आता है मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, बिकॉज मिनिमम वेवलेंथ की वजह से तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके प्रोड्यूस होने वाले नहीं है। और मिनिमम वेवलेंथ से मैं अगर आपको सिंपल बोलूं कि जो भी फोटॉन्स आ रहे हैं अगर उनकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, वेवलेंथ अगर मिनिमम होगी तो उस केस में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता है, इसलिए थ्रेशोल्ड यहाँ पे ये स्पेसिफाइड है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए यहाँ पे अपन यूज करते हैं मैक्सिमम। तो दिस इज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट at which photoelectric effect will take place, above it no photoelectric effect will take place। मतलब इससे अगर ऊपर जाओगे, इस कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, अगर उस वेवलेंथ से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, उससे नीचे आओगे तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ तक अगर आपको रहोगे तो उस केस में जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो आपका टेक प्लेस होगा, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? यस। जैसे क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर 3, यहाँ पे आपको नोट्स दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन θ1, θ2 एंड θ3, ठीक है। इन तीनों के अंदर जो रिलेशन है वो क्या आएगा? तो देखो, एक तो आपको यहाँ से ए बी और आपका ये सी, इधर आपको फ्रीक्वेंसी ली गई है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं जो अभी अपन ने डिफाइन किया था, ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को लेके। तो देखो यहाँ से एच म्यू माइनस, ये तो आपकी फोटोन की एनर्जी हो गई है, ठीक है, ये फोटोन की है। ये बच्चों वर्क फंक्शन को डिफाइन किया गया है। बाकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ना, यस, उसको अपन ने देखो यहाँ पे डिफाइन किया ए इंटू बी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। तो फिर यहाँ से आपका बी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डिवाइड बाई ई, बाकी आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से माइनस फाइव डिवाइड बाई आपका नीचे ई। अपन कंपेयर करते हैं बाई इक्वल टू एस प्लस सी के साथ, बिकॉज बी एस उसने इस डायरेक्शन में लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और फ्रीक्वेंसी उसने लिया एक्स एक्सिस पे। तो ये तो हो जाएगा आपका पूरा एम एक्स, ये आपका सी। तो देखो इंटरसेप्ट कैसा रहा है, निगेटिव में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और जो फ्रीक्वेंसी है उसका प्रॉपर रिलेशन क्या है। तो यहाँ से ये कंफर्म है कि इंटरसेप्ट अगर नेगेटिव में है तो हमारा जो बाई एक्सिस है, उस बाई एक्सिस को नेगेटिव में हमारा जो भी लाइन जाएगी वो लीनियर लाइन होगी, बट बाई एक्सिस को नेगेटिव में टच करेगी। ये कंफर्म है बिकॉज ऑफ इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव में है। ये बात समझ में आ रही है? यस। नाउ क्वेश्चन ये है कि θ1, θ2 एंड θ3, इस पे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? बिकॉज यहाँ तो थीटा आपका डिफाइन ही नहीं है ना। आप मेरी बात को समझो, ये जो स्टेटमेंट है उसमें आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से बताओ कि यहाँ से कौन सा टर्म आपका डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है। बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि θ1, ये भी ऑप्शन हो सकता था कि θ1 आपका यहाँ पे मैक्सिमम हो जाए किससे, θ2 से, या आपका और कम हो जाए। एक ये भी ऐसा बन सकता है स्टेटमेंट। नेक्स्ट बन सकता है इज लेस देन, नेक्स्ट आपका θ2 इज लेस देन आपका, इस तरीके से एक आपको ये भी दे रखा है, ठीक है। तो क्या आपको रिलेशन यहाँ से देखने को मिलेगा? ग्राफ तो आपको समझ में आ गया, ग्राफ आपका ऐसे बना है, ये यहाँ पे इस ढंग से फॉलो किया जाए। बट बात है कि आपकी थीटा की, तो थीटा तो यहाँ पे आपका डिपेंड है ही नहीं है। मतलब आप मेरी बात को समझो, यहाँ से बाई को एक्स प्लस सी की अगर बात करोगे तो आप इस डायरेक्शन में आप ऊपर जा रहे हो बी एस की, तो जो फ्रिक्वेंसी है वो भी आपका यहाँ पे ठीक, बट θ2 और θ3 इस इंडिपेंडेंट है। थीटा आपका डिपेंड ही नहीं है किसी भी टर्म पे, ना तो आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल ना ही फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जब ये इंडिपेंडेंट रहता है, इसलिए बोलते हैं कि आपका जो θ1 है, चाहे वो आपका θ2 हो, चाहे आपका θ3 हो, या फिर थीटा आपका 4 हो, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके बिल्कुल इक्वल होंगे और आपके सेम होंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन रहता है एडवांस के हिसाब से, जिसमें आपको लगेगा सर थीटा तो बढ़ रहा है, थीटा आपका अधिक होना चाहिए θ2 से, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए आपका यहाँ पे ये आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस। एनी डाउट? हाँ, वो आपका स्लोप को डिपेंड कर रहा है, बिकॉज वो इक्वेशन थी उस ढंग से, तो अपन ने उसको वहां पे डिफाइन किया है। बट थीटा जो है ना, वो तो हमारे इक्वेशन में है ही नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट है। तो थीटा तो है ही हमारे इक्वेशन में, इसलिए वहां पे थीटा इंडिपेंडेंट रहेगा, तो उसकी सारी वैल्यूज आपके बराबर आएगी, ठीक है। एक ग्राफ और है एनसीईआरटी का, जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और म्यू के साथ ग्राफ हमारा क्या है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और म्यू का ग्राफ कैसे होगा? हमारे पास बच्चों इक्वेशन थी इक्वल टू एच म्यू प्लस, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एच अपन कॉमन ले सकते थे। 1 सेकेंड, ये तो यहाँ पहले अपन एच म्यू जो वर्क फंक्शन होगा एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू
तो मैं इसको लिख देता हूँ मॉडिफाई करके कि काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच कॉम्प्लेक्स है तो माइनस नोट आपको मिल जाएगा। उसने ग्राफ पूछा कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की, तो इसका ग्राफ एनसीईआरटी में ऐसे भी बना हुआ है कि यहाँ से इस तरीके से इंक्रीज करते हुए। क्यों बना हुआ है आपको अभी समझ में आ रहा हो कि जब आप यहाँ से कंपेयर करोगे 22 mx प्लस सी, तो इंटरसेप्ट आपका निगेटिव में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इंटरसेप्ट आपको निगेटिव मिल जाएगा भाई, एक्स आपका ये हो जाएगा म्यू, तो इसलिए जो अभी किया इस तरीके से, दिस इज ऑल करेक्ट। ये सेक्शन के तो वाला भी आपका करेक्ट, इसी को चलो धीरे के लिए बाइक्स पे, और काजल जी को अपन पे ले लिया। अब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? इक्वेशन आपकी वही है, बस हमने सिर्फ क्या किया है, जो आपके टर्म नेबल है उनको मैं एक्सिस पे या आपके एक्सिस पे। अभी ग्राफ कैसा बनेगा? तो फिर ग्राफ आपका यहाँ से जाएगा इस पॉइंट तरीके से इंक्रीजिंग, फिर आपका टच कर जाके है ना इस तरीके से। अभी आ रहा है समझ में? तो फिर ग्राफ आपका फिर यूं जाएगा, तो फिर आपको ये मॉडिफाई करना पड़ेगा पूरा। इसे मॉडिफाई करेंगे तो एक्स एक्सिस पे आपको फ्रीक्वेंसी, मतलब आप इसको लो यहाँ से एट यू इज इक्वल टू, यहाँ से आपको करना पड़ेगा 1/2 m इंटू बी स्क्वायर और प्लस बाई इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस आपका सी। ठीक है, तो इंटरसेप्ट कैसा हुआ आपका? पॉजिटिव में, जो है एक्स एक्सिस में ले रखी है, और आपका यहाँ से तो म्यू जो है वो एक्सिस पे लिया है, तो एच अपन का डिवाइड दोनों साइड में, डिवाइड बाई एच, यहाँ भी डिवाइड बाई एच। ठीक है ना? आप ध्यान दो, तो इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमारा 0 से प्लस बाई में जाएगा ऊपर, और फिर यहाँ से आपका ये पास होगा। अभी समझ में आ रहा है? ये दोनों ग्राफ आपके इंपॉर्टेंट है। फिर यहीं पे क्वेश्चन और आता है कि आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटेंसिटी ग्राफ बताओ। ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, जो बिल्कुल कॉमन ग्राफ हैं जेईई मेंस को लेके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटेंसिटी पे। तो मैंने बताया था कि इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का इंडिपेंडेंट होता है वो रिलेशन, तो आपका ग्राफ फ्री हो जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना कि मैं एक्सिस को चेंज कर दूं कि इंटेंसिटी को अपन ने वाई लिया है और काइनेटिक एनर्जी को अपन ने एक्स एक्सिस पे लिया है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा? फिर यहाँ से ग्राफ चला जाएगा पैरेलल टू बाई एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से तो दोनों को चेंज किया है। क्लियर हो? अब नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा, दिस इज दी बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ओके, तो वो नेक्स्ट जो हमने आज पढ़ा है उसको, जो हमने अभी पढ़ा है और कल जो पढ़ा है उसमें रिवीजन दूंगा क्लास के अंदर। ठीक है, उसके लिए ऑनलाइन कुछ यहाँ आपको पता है कि फिर वो चीज नहीं कर रहा है, इसलिए आपके हम ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम